दोस्तों, रमेश नाम का एक लड़का बाथरूम में जाता है और नहाने के लिए जाता है कि अभी अपने वो जो है प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ कर ही रहा होता है कि तभी उसकी जो बहन होती है जिसका नाम कविता होता है, कविता आ जाती है अचानक से और वो उसे देख लेती है और वो दोनों आपस में शर्माने लायक हो जाते हैं। और इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि रमेश की हत्या उसकी बहन खुद ही करवा देती है। आइए इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों से जानते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि क्या घटना हुई। जैसे भी है उससे पहले मेरा नाम जान लो आप लोग। मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की जो ये क्राइम की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है उन्नाव करके, वहाँ से। और वहाँ पे एक छोटा सा गांव होता है जहाँ पे एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसपे एक राम लाल नाम के एक पिता होते हैं और उनके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रमेश और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कविता। अब दोनों ही लगभग रमेश की उम्र लगभग 21 वर्ष थी और उसकी जो बहन थी उसकी उम्र थी लगभग 19 वर्ष। दोनों की इतनी एजेस थी और दोनों ही साथ में रहा करते थे, पढ़ाई किया करते थे। और छोटे छोटे जैसे ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी, मिडिल क्लास फैमिली से लोअर तो नहीं कह सकते, मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी है। और जैसे ही धीरे धीरे मामला बढ़ते जाता है, उसके पिताजी है, उसकी मम्मी भी रहती हैं। अब सभी लोग जो है अच्छा, उसके पिता का थोड़ा बिजनेस अच्छा चलने लगता है, फिर वो लोग अच्छे से शिफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, एक दिन के बाद उसकी मम्मी और उसके पापा, 21 मई का ये दिन था, 21 मई सन 2018 की ये बात है। सन 2018 में उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो चले जाते हैं कहीं पे शॉपिंग करने के लिए मॉल में। अब उसी दिन जो है उसकी जो दोस्त यानी कि उसकी जो सिस्टर थी कविता, वो अपने दोस्तों के घर चली जाती है घूमने के लिए और अकेला बचता है रमेश। अब रमेश जब अकेला बचता है तो उसके मन में थोड़े ख्याली पुलाव आते हैं और वो सोचता है क्यों ना हम चले, नहा ले, धो ले और थोड़ा फ्रेश हो जाए, अपने दोस्तों के साथ जा कर के मस्ती करेंगे। लेकिन रमेश जैसे ही अंदर घुसता है, वो नहाता है और अपने कपड़े वगैरह उतारता है, थोड़ी जो है नग्न अवस्था में रहता है, मतलब कि कैसे लड़के नहाते हैं उस तरह से जो वो रहता है। और वो क्या करता है, अपने जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसे अपने जो है साफ़ कर रहा होता है, उससे पकड़ करके मतलब जो भी होता है वो सारी चीज़ें ऐसे ही कर रहा होता है। उसके बाद कुछ समय बीत जाते हैं कि तभी उसकी सिस्टर अचानक आ जाती है और वो सोचती है कि चलो कपड़ा धो लिया जाए। अब वो कपड़ा धोने के लिए जैसे ही कपड़े लेकर के आती है और बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और वो अंदर घुसती है। जैसे ही अंदर घुसती है कि वो अपने भाई को ये सब करते हुए देखती है और देखने के बाद से उसका भाई बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और उससे नज़रें नहीं मिला पाता है। दोनों में यही भावनाएं रहती है। उसकी जो सिस्टर थी कविता, वो भी उससे उतना ही जो है नज़रें नहीं मिला पाती है क्योंकि दोनों आपस में एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। खैर धीरे धीरे मामला सुलझता गया और रात हो गई, दोनों एक ही कमरे में सोते थे तो फिर अपना सोने चले गए। रात का समय था। उसी रात उसके मम्मी पापा आ जाते हैं थोड़े समय बाद। उसके बाद उसके मम्मी पापा अपने रूम में रहते हैं, ये दोनों अपने रूम में रहते हैं, अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं। 2 से 3 घंटे लगातार रमेश पढ़ाई करता है, उसकी तरफ, अपनी बहन की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता है। उसकी बहन भी अपना पढ़ाई करती है, दोनों सामान्य स्थिति में रहते हैं और रमेश उसके बाद सो जाता है। अब कविता जो थी उसको नींद नहीं आती है। अब कविता क्या करती है कि देखती है फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाती है तो उसका जो भाई था उसके फ़ोन को जो है उठाती है। उसका पासवर्ड उसको भी पता था। इससे वो उसका फ़ोन उठाती है तो उसके फ़ोन में कुछ ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिसको बोलते हैं अश्लील वीडियोज़ आती हैं और उसको वो देखना प्रारंभ करती है। तकरीबन 2 से 3 घंटे लगातार देखती है। लेकिन किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि उसके मन में इस तरह के ख्याली पुलाव पकने लगेंगे। अब वो अपने भाई को सोता हुआ देख करके उसके मन में बहुत ही मतलब उसके करीब जा कर के वो बैठ जाती है। उसके मन में उत्तेजना आ जाती है, उसके अंदर में जो है काम वासना आ जाती है। अब वो जा कर के अपने भाई के पास बैठती है। उसके भाई की जैसे ही उसको टच करती है, अपने भाई को हाथ जैसे ही लगाती है कि तभी उसके भाई की नींद खुल जाती है। और उसका जो भाई था वो एज में उससे बड़ा था तो वो थोड़ी बहुत समझाता है उसे कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता है, तुम जाओ, थोड़ी बहुत समझाता है और वो जो है सो जाता है, उसको सुला देता है, वो भी सो जाती है। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते जाता है। उसके मन में जो ख्याली पुलाव थे वो पके ही रहे थे क्योंकि उसने उस टाइम पे कुछ ऐसी सीन देख ही लिए थी। और वीडियोज़ देखो, अश्लील वीडियोज़ देखोगे तो मन में वैसा ही ख्यालात आते हैं। तो ऐसा ही वो ख्यालात उसके आ रहे थे, उसके मन में ऐसा ही ख्याली पुलाव पक रहे थे। अब धीरे धीरे वो सिलसिला बढ़ते गया। लेकिन वो हर बार उसका जो बड़ा भाई था रमेश,
उसे हर बार समझाता था, हर बार सिखाता था कि ये सब चीज़ें गलत हैं, तुम समझो इस बात को। धीरे धीरे वो अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लेती है, मतलब कि वो किसी और से जो है जो भी होता है वो अपना रिलेशन बना लेती है। रिलेशन बनाने के बाद से धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते जाता है और वो एक पास ही में एक जो है गली होता है, एक गांव होता है, सॉरी गली नहीं, एक गांव होता है। उसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है श्रेयांश। अब श्रेयांश से वो जाती है और वो मोहब्बत करने लगती है। श्रेयांश एक नंबर का फट्टू जिसे बोलते हैं, एक नंबर का फट्टू गुंडा लफाड़िया टाइप लड़का था, ठीक है। एक चीज़ मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ। अब उसको उससे मोहब्बत हो जाती है, वो जाती है अपना, और उसको इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है कि वो मिलते ही तुरंत ही किस शुरू कर देती है, जैसे ही उस लड़के से मिलती है तुरंत। उसके बाद से धीरे धीरे उन दोनों का, वो लड़का तो एक नंबर का फट्टू था तो उसको तो भाई सिर्फ यूज़ करना आता था। अब वो भी उसे लेकर के जाता है, इस लड़की का भी मन था और दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते जाता है। यह समय तकरीबन 3 से 4 महीने का बीत जाता है। 3 से 4 महीने बाद बीत जाता है और वो दोनों लगातार शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे, क्योंकि देखो ये जो कविता थी अपने उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था श्रेयांश। अब श्रेयांश और कविता दोनों आपस में लगातार इतने समय से जो है शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे। अब मामला यहाँ पे फंस जाता है कि एक दिन की बात है, वो आती है, यानी कि कविता आती है रूम में और उसके भाई आता है, वो दोनों सो जाते हैं। दोनों एक ही रूम में सोते थे तब भी और अब भी सो जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि सुबह को जब उठती है कविता तो अपने भाई को मृत पाती है। अब यह सब देख करके वो हंगामा मचा देती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और अपने जो पिता होते हैं उनको बताती है। अब पिता आते हैं, बताते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि पुलिस भी आ जाती है इसी बीच में। अब पुलिस आ जाती है तो पुलिस जांच पड़ताल करती है, उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि उसने जहर खाया हुआ है। अब यह मामला इतना सेंसिटिव था और इतना गंभीर था कि उसने जो है क्यों जहर खाया होगा, काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे ख्यालात थे, काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि शायद ये दोनों भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इन दोनों के बीच कुछ तो गलत हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें मन में, बहुत सारी ख्याली पुलाव आते थे लोगों के, जो भी मन में आता था वो सारी चीज़ें बोलते थे और पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल लगी थी। धीरे धीरे उसके पिता रोते हुए बिलखते हुए अपने बेटे का, अपने जवान बेटे का दाह संस्कार करते हैं और दाह संस्कार करने के बाद से अपना जो है उसकी मृत्यु, मतलब उसकी हत्या किसने करी है उसको जो है सबसे पहले उसकी बहन ही उसके कमरे में रहती थी, सोती थी, तो सबसे पहले पुलिस उसकी बहन से पूछताछ करती है तो उसकी बहन उसको बताती है, यानी कि उसकी बहन जो कविता थी, कविता जो है पुलिस वालों को बताती है कि मुझे नहीं पता, मैं जैसे ही रात को सोई उसके बाद सुबह को उठी तो देखी कि मेरा भाई मृत पड़ा है और मैं रोने लगी और अपने पिता को भी बताई। यह सारी घटना वो बताती है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों को उस पर, यानी कि कविता पर ही शक है। अभी ऐसा पुलिस वालों को शक था सिर्फ, लेकिन बिना गवाह और बिना सबूत के वो लोग कुछ नहीं कह सकते थे कविता को, क्योंकि उसके घर का सेंसिटिव मामला था। लेकिन उसके कातिल का पता लगाना पुलिस वालों का काम था। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ते जाता है। इसी तरह से तकरीबन 8 से 9 महीने बीत जाते हैं और उसके कातिलों का कोई भी पता नहीं चल पाता है, यानी कि जो उसका भाई था कविता का, उसके कातिलों का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और उसको इंसाफ तो कहाँ मिला, जब कातिलों का कुछ पता चलेगा तभी ना। लेकिन एक दिन की बात है, 8-9 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद से तकरीबन सन 2019 आने वाला था और इसी बीच जो रामलाल थे, यानी कि कविता के पिता, उसकी जो कविता की तबीयत होती है वो अचानक से ख़राब हो जाती है और उसको उल्टियाँ आना प्रारंभ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। और यह सब देख करके उसके पिता जो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। जब हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तो उनको जो है पता क्या चलता है कि ये 1 मंथ इज़ प्रेग्नेंट। अब यह सब सोच करके सारे लोगों के दिमाग में जो है सारे लोगों के दिमाग में इतना गंभीर समस्या हो जाता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, 1 मंथ नहीं, सॉरी, शी इज़ प्रेग्नेंट डॉक्टर बोल देता है, उसके माता पिता हर किसी का। तो पुलिस को वहीं पर शक हो जाता है कि शायद इसके भाई ने ही, या फिर लोगों को भी यहीं पर जो है उसकी बहन पर ही शक था, पुलिस वालों को भी और गांव वालों के, मोहल्ले वालों के। सिर्फ काफ़ी सारे सवाल थे, काफ़ी सारे मन में बोझ थे कि शायद उसने ऐसा किया, इस वजह से वो सुसाइड कर लिया।
इस वजह से उसने जहर खा लिया। अब यह सब सोचते सोचते, यह सब बात होते होते मामला इतना बढ़ जाता है कि जो कविता होती है, डॉक्टर बोलते हैं कि कविता की भी जान खतरे में है और जो बच्चा है उसकी भी जान खतरे में है। और बच्चे जब पैदा होता है 9 महीने, मैंने पहले ही बता दिया कि 9 महीने बीत जाते हैं, तो वो जो बच्चा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। ज़्यादा ब्लीडिंग यानी कि ब्लड ज़्यादा बहने की वजह से उसका बच्चा जो था वो मरा हुआ पैदा होता है। अब उसकी भी आखिरी सांसें चल रही थी और पुलिस वाले साथ में ही थे। और उसके बाद से वो पुलिस वालों से आखिरकार यानी कि अपनी अंतिम सांसों में, आखिरी सांसों में जो है वो बताती है पूरी घटना। अब ध्यान से सुनना, पूरी घटना क्या थी। वो बोलती है कि मेरा भाई बिल्कुल भी निर्दोष है। जो भी लोग कह रहे हैं कि मेरे भाई ने जो है ये सारी चीज़ें करी हैं, इसकी वजह से उसने सुसाइड करा, इसकी वजह से उसने जो है जहर खाया है, तो ये गलत है, क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल भी निर्दोष है। क्योंकि उसको सब कुछ मेरे बारे में पता चल गया था। वो जब मैं उसके साथ जो है उसको उस गंदी नज़र से देख रही थी, फिर वो मेरे को समझा रहा था, फिर मैं नहीं मानी। मैं किसी और लड़के के साथ जो है संबंध बनाने लगी और जो है जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, इस मेरी प्रेगनेंसी के बारे में भी उसको पता था। यह सब जान करके वो बोला कि अब मैं अपने माता पिता से जो है तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, बता दूंगा तुम बहुत गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद से उसको पूरी जो है हमारे बारे में पूरी काला चिट्ठा उसको पता था। उसके बाद से मैं शाम को जैसे ही आई, उसके खाने में जहर मिलाई और वो खाया और हम भी खाए, सो गए। और सुबह तक मुझे पता चल, उसके बाद से जो है मैंने उसे देखा मरा हुआ। उसके बाद से फिर मैं रोने लग गई जान करके, ताकि किसी को पता ना चले। यह सब बताते हुए उसने सारी गलती अपनी कबूल कर दी। उसके बाद से जो हुआ वो भी अपनी अंतिम सांसें वहीं पर त्याग देती है, क्योंकि दोनों की जान खतरे में थी, बच्चे की और माँ की, दोनों की जान खतरे में थी। और वहीं पर वो भी अपनी जान त्याग देती है। पुलिस वाले केस को यहीं पर क्लोज़ कर देते हैं। और दोस्तों इस तरह के, देखो मैं तुम्हें, हमारा इस कहानी का सुनाने का इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सके। हमारे इस कहानी का सुनाने का किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस कहानी को सुनाने का हमारा इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सकें। इस तरह के जो क्राइम है वो हो रहे हैं, और अगर आप थोड़ी बहुत भी जो है अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो शायद इस तरह के क्राइम रुक सकते हैं जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।